एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि किस क्लाइंट से कितना पैसा चार्ज करें, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको कि भाई आपको कितना पैसा चार्ज करना चाहिए, कितने क्लाइंट से, और ये निकालने का सही तरीका क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं अगर आपको इस प्राइवेट में भी कोई सवाल अगर आप पूछते हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक क्वेश्चन आता है, अक्सर ही ये लोग पूछते हैं कि किस क्लाइंट से कितना पैसा चार्ज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, कंपनी अगर आपकी नई है, मतलब आप काम कहाँ से कर रहे हैं, मतलब समझ लिया अगर आपने किसी आईटी कंपनी में, बहुत बड़ा आपका कंपनी है, आपने वहाँ पर रेंट अच्छा खासा देते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय बैठा रखे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग पर काम कर रहे हैं तो वो अलग होता है। तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग अप्रोच होते हैं और दोनों के अलग अलग पैसे के मतलब समझ लीजिए कैलकुलेट करने का अलग अलग कंडीशन होता है। अब समझ लीजिए कि कोई एक काम है और एक काम को करने के लिए आप सिंगल बंदे हैं जो कि आप सारा काम करेंगे, तो आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप कंपनी हैं तो आप एक बार में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर लेते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो वो एक कंडीशन होता है। तो इसीलिए दोनों के, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं प्रोजेक्ट की, तो दोनों की अलग अलग होती है। अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो आप मुश्किल से 2 या 3 मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट आप हैंडल कर लेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं एज ए कंपनी में, तो आप कम से कम 50-100 प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कैलकुलेट किया कैसे जाता है। देखिए, अलग अलग कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और अलग अलग कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है कि समझ लीजिए कोई वेबसाइट है, बात कर रहा हूँ एसीओ की। अभी एसीओ में आप समझ लीजिए कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पर ज़्यादा पेजेस नहीं है, और समझ लीजिए कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 पेजेस है। 10 पेजेस में क्लाइंट ने बोला कि ये लीजिए 5 कीवर्ड्स, इन 5 कीवर्ड्स से आप मुझे रैंक करा दीजिए। अब ये 5 कीवर्ड्स जो है ना, आप एक बार चेक कीजिए कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, क्योंकि आपको रैंक कराने में कितना टाइम लगेगा वो मैटर करेगा। दूसरा, जो कीवर्ड्स उसने दिए हैं उस पर कितना कंपटीशन है, मतलब कि समझ लीजिए जो कीवर्ड्स दिए हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, और नई वेबसाइट है। रैंक कराने में आपको कम से कम 6 महीने 1 साल का समय लग जाता है, मैं मान के चल रहा हूँ। इतना तो बेसिक है कि अगर हाई कंपटीशन होगा तो लग ही जाएगा, क्योंकि नई वेबसाइट है। अगर थोड़ी सी पुरानी और ओल्ड वेबसाइट होती है तो समझ लीजिए कि 4-5 साल पुराना डोमेन है और अच्छा खासा ट्रैफिक उस पर ऑलरेडी आ रहा है, तो मतलब कि ईजिली कीवर्ड्स रैंक कर जाते हैं। तो आपको उस बेसिस पर आपको देखना है कि वेबसाइट नई है या पुरानी है। अगर नई है तो समझ लीजिए कि आप उसे चार्ज कर सकते हैं स्टार्टिंग की चलिए अगर आपने 5 कीवर्ड्स दिए हैं तो हम आपसे पर मंथ का 10,000 रुपये चार्ज करेंगे। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि क्या कंटेंट आपके एंड का है या क्लाइंट कंटेंट प्रोवाइड करेगा। अगर क्लाइंट कंटेंट प्रोवाइड करेगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता है तो आपको कंटेंट का भी चार्ज करना है उनसे, समझ रहे हैं बात। अगर उसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, मतलब कि इमेजेस वगैरह यूज़ कर रही हैं, या क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है या आप कहीं से परचेज़ कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कॉस्टिंग आप ऐड करेंगे, समझ लीजिए आप कोई कंटेंट लिखवाएं 500 वर्ड का और उसका कॉस्ट किया 500 रुपया, तो आपको उसको बिल करना पड़ेगा आपको कि 500 वर्ड का अपने कंटेंट भी हमने ऐड किया है 1 पेज, और अगर आपने 10 पेज ऐड करवा दिया तो इंटू 10 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कॉस्टिंग निकालते हैं कि कितना हुआ। बट एट द सेम टाइम अगर आप कंपनी में हैं तो कंपनी कैसे निकालती है कॉस्टिंग। अगर समझ लीजिए कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो इस चेयर पर बैठने की कॉस्टिंग निकलती है, समझ लीजिए कि कंपनी का क्या समझ रेंट जाता है, ऊपर एम्प्लॉय पर वो हैंडल मतलब कि डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद एसी का कॉस्ट क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या होता है, चाय पानी का कॉस्ट क्या होता है। सारी कॉस्टिंग डिपेंड करता है हर एक चेयर पर। समझ लीजिए कि एक चेयर की कॉस्टिंग बैठी लगभग 5,000 रुपये,
ठीक है, तो वो आ गया। उसके बाद उस मतलब कि आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है वो पर्टिकुलर वो बंदा, तो उसकी सैलरी, ठीक है, वो भी उसमें इंक्लूड होगी। मतलब पूरी सैलरी इंक्लूड नहीं होती है, मतलब नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हमें कितना निकालना है एक बंदे पर, समझ लीजिए 5 निकाल रहा है और 50,000 सैलरी है, तो 10,000 रुपये उसका निकला कॉस्टिंग, समझ रहे। 10 और 15, 10 और 5 हो गया 15,000। इस पे कंपनी अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगी, समझ लीजिए 3,000 रुपये, तो 18,000 रुपये हो गया आपका एक मतलब 1 मंथ की कॉस्टिंग। तो इस तरह से हम समझ लिए एक पूरा डिवाइड होता है, और उसके बाद एक चेयर की कॉस्टिंग निकलती है, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट होता है। अब हम कर रहे हैं कि कुछ भी अमाउंट हम चार्ज नहीं कर सकते क्लाइंट से, तो ये चीज़ें मैटर करती है और उस बेसिस पर आगे चार्ज होता है। इसके अलावा अगर आप समझ लिए कोई ऐसा आपने कोई बहुत बड़ा ब्रांड आ गया, सैमसंग आपके पास आ गया, सैमसंग आपका, तो आप देख लीजिए कि उसके पास पैसा है, एक ब्रांड भी है, आपको सर्विस भी अच्छी देनी है इसको, और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, तो आप इसे अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं। मान के चलिए कि पर मतलब क्लाइंट से आप 40,000 50,000 रुपये पर मंथ का आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे और क्लाइंट पे। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो किस लिए आया है आपके पास। रिक्वायरमेंट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस बेसिस पे ही आप आगे अपना जो खर्चा होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और कितने दिनों का होने वाला है। आपको मंथली चार्ज करना है या क्वार्टरली करना है या 6 महीने पे या कि साल पे। बेटर यही होता है कि 6 महीने का ही आप लेके चलिए, क्योंकि एक बार मोटा पैसा आपके पास आ जाता है तो काम करने में आसानी होती है। नहीं तो आपको हर मंथ बिलिंग करनी होती है, और हर मंथ बिलिंग का मतलब है हर समय का टेंशन। ये बिलिंग करना, जब आप बिल उसके पास भेजते हैं तो क्लाइंट क्लियर करते करते उसे 10-15 दिन लगा देता है। ये अक्सर क्लाइंट के साथ ये लोचा हमेशा ही रहेगा। आप जब आप इस फील्ड में आएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी। एक जो और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप कोई क्लाइंट ले रहे हैं, समझ लीजिए कि मैंने ले लिया सैमसंग। अब सैमसंग का कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं वो मुझे निकालना। समझ लीजिए सैमसंग का टीवी मैं बेच रहा हूँ, तो सैमसंग के कौन कौन से कंपटीशन में हैं। समझ लीजिए मैं समझ रहा हूँ कि व्यू जो है टीवी वाला है वो एक कॉम्पिटिटर है उसका। दूसरा ये कॉम्पिटिटर आपका हो गया सोनी। उसके साथ साथ जितने भी टीवी वाले कंपटीशन है और कौन कौन रैंक कर रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड से, आपको कंपटीशन उस हिसाब से निकालना है और उस पर काम करके अपनी बजटिंग आपको देनी है। तो बहुत सारा फैक्टर होता है। ब्रांड हो गया, कंपटीशन देख लिया आपने, इसके साथ नंबर ऑफ पेजेस देख लिए आपने, सोशल मीडिया अगर आपको हैंडल करना है तो उसकी भी कॉस्टिंग उसमें ऐड होगी कि क्या आप कॉस्ट चार्ज करोगे पर मंथ के हिसाब से या फिर। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं जो कि हमने अक्सर देखा है कि अगर 1 साल का आप देते हैं तो समझ लीजिए 12,000 आपको एक बार में पे करना है, और अगर आप उसको 6 महीने में दे रहे हैं तो आप हमें मतलब कि 6,000 ना दे के आप हमें 5,000 दे सकते हैं। और फिर अगर मंथली दे रहे हैं तो मतलब कि इस तरह से ऑफ़र आप दे सकते हैं कि अगर पूरे साल का देंगे तो उसमें हम डिस्काउंट दे देंगे आपको 2,000 का, अगर 6 महीने का देंगे तो उसमें इतना डिस्काउंट होगा, मंथली दे देंगे तो आपको इतना ज़्यादा पड़ेगा। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी तरह और भी एक तरीका है जो कंपनीज और भी करती है कि डिफरेंट समझ लीजिए ये बनाते हैं कि एक सिल्वर का बना दिया कि सिल्वर में हम ये फैसिलिटी देंगे, एक गोल्ड का बना दिया, एक प्लैटिनम बना दिया, तो 3-4 सेगमेंट बना दिए हैं, उसमें हम ये फैसिलिटी देंगे, आप चूज़ कर लीजिए कौन सा चाहिए। इसके अंदर हम 5 कीवर्ड देंगे, इसके अंदर हम 10 कीवर्ड देंगे, और इसके अंदर हम 15 कीवर्ड देंगे। तो और इसके अंदर ब्लॉग इंक्लूडेड है, ब्लॉग हमारी तरफ से रहेगा, इसमें नंबर ऑफ पेजेस हम इतने ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ये फैसिलिटी, ये चीज़ें आपको वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप बजट अपना निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपको बजट निकालना है तो आप कई सारी ऐसे समझ लीजिए मैं एक एसीओ कंपनी चला रहा हूँ, अनीश
का ACU कंपनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे जो नियर बाई हैं नोएडा वाले और कुछ गुड़गांव वाले और कुछ दिल्ली वाले, वो कंपनीज़ में निकाल लूँगा कितने पैसे वो चार्ज कर रहे हैं अपने पैकेज के हिसाब से। तो जो पैकेज के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके बीच का कुछ मैं अपना फैसिलिटी निकाल के उस हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो वो आप निकाल लीजिए। कंपटीशन निकालना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस फील्ड में हैं और आपको कंपटीशन है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बाई चांस कोई प्रोजेक्ट जाता है ना आपसे, तो समझ लीजिए कभी कभी क्लाइंट बता भी देते हैं कि हाँ हमने कहीं और से करा दिया, ये कंपनी है। तो आप सर्वे ज़रूर कर लीजिए कि आप जो प्राइसिंग लेके मार्केट में उतर रहे हैं वो प्राइसिंग बाकी कंपनीज़ भी वही कर ले रही है या कि उससे बहुत ज़्यादा ले रही है या बहुत कम ले रही है। कुछ बीच का आपके पास हमेशा रहना चाहिए। सर्वे हमेशा 3 महीने पर आपको करते रहना चाहिए कि जानना ज़रूरी है मार्केट में चल क्या रहा है, तभी जाके बात बनती है। और यही लोग मिस कर जाते हैं। अगर ये कर लिया तो मार्केट में आप जमे हुए रहेंगे। अगर आपने सर्वे नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।